हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जैसा कि हम मैथ्स में नॉर्मली चैप्टर जानते हैं जहाँ बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, कुछ थ्योरम्स होता है, ये होता है वो, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यहाँ पर जो क्वेश्चन भी आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और हमें बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन को सोच के फिर उसका जवाब देना होगा। तो लोग समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। और दो पार्ट है इसके, एक परमुटेशन जिसका मतलब बेसिकली चीजों को अरेंज करना होता है, और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन जिसका मतलब लॉजिकली लोगों चीजों को सेलेक्ट करके अलग अलग कंबाइन कर करके अलग अलग चीजों को बनाना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से वर्कआउट करते हैं, कैसे इसका सम्स आता है, करने का तौर तरीका क्या है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है ए बी सी। अब बोल रहा है टेकिंग टू एट अ टाइम। क्या करना है हमें? टेकिंग टू एट अ टाइम। हमें चीजों को दोनों करना है, एक बार अरेंज करना है और एक बार कंबाइन करना है। ध्यान से समझना क्या करना है। एक बार अरेंज करना है चीजों को और एक बार कंबाइन करना है। अरेंज मतलब होता है परम्यूटेशन, ठीक है, और कंबाइन करने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब टेकिंग टू एट अ टाइम का क्या मतलब है? टेकिंग टू एट अ टाइम मतलब इन तीनों में से किसी दो जन को ही हमें यूज करना है, तीनों को यूज नहीं करना। तो टेकिंग टू एट अ टाइम जब हम अरेंज करेंगे तो मेरा अरेंजमेंट क्या आएगा? एक आएगा ए कॉमा बी सपोज, फिर बी कॉमा ए, फिर ए कॉमा सी, सी कॉमा ए, फिर बी कॉमा सी एंड सी कॉमा डी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 6 तरीका से हम दो दो लोगों को लेके अरेंज कर सकते हैं। अरेंज में क्या होता है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, दे आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट। सपोज मेरे पास ये ए बी की जगह दो डिजाइन होता है, तो एक ये डिजाइन है, एक ये डिजाइन है। तो अगर मैं ए को पहले लिखूं और बी को बाद में, या फिर बी को पहले लिखूं और ए को बाद में, ये एक अलग सेपरेट डिजाइन है, ये एक अलग सेपरेट डिजाइन है। उसी तरह से परमुटेशन में जब हम चीजों को अरेंज करते हैं तो हम डिजाइन को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ए कॉमा बी इज अ डिफरेंट थिंग एंड बी कॉमा ए इज अ डिफरेंट थिंग। सिमिलरली ए सी और सी ए ये दो अलग चीज है, बी सी और सी बी ये अलग चीज है। पर यही चीज जब हम कॉम्बिनेशन में करते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टीम बनाना। मान लो मेरे पास 3 प्लेयर्स है ए बी सी, और मुझे 2 प्लेयर चाहिए कोई टीम बनाने के लिए, तो मैं कितने तरीका से ये टीम बना सकता हूँ? तो या तो मैं ए और बी का एक टीम बना सकता हूँ, या ए और सी का एक टीम बना सकता हूँ, या बी और सी का एक टीम बना सकता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए यहाँ पर क्यों अलग नहीं है? क्योंकि देखो, टीम में तो ए और बी ही रहेगा, चाहे मैं ए का नाम पहले बोलूं बी का नाम बाद में, या बी का नाम पहले बोलूं ए का नाम बाद में। तो नाम तो क्या रहेगा? ए और बी रहेगा, टीम में तो प्लेयर्स है वही रहेंगे। तो यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं है, यहाँ पर टीम बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए इज बेसिकली द सेम थिंग। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन बना, एक ए बी का, एक ए सी का और एक बी सी का। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं कि फॉर्मूला वाइज क्या है। फॉर्मूला जब होता है, जब हम परमुटेशन करते हैं, तो फॉर्मूला का सिंबल है एन पी आर, और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो फॉर्मूला का सिंबल है एन सी आर। अब आता है ये करते कैसे। इसको करने का तरीका क्या है एनपीआर और एनसीआर को? एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं समझाऊंगा। और एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल मैं दिया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1। यानी जो भी फैक्टोरियल दिया जाएगा उसको बैकवर्ड मल्टीप्लाई करना है 1 तक। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 into 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो NPR, जैसे ये वाला में क्या था, n कितना था मेरा 3, मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, ABC, 3 ऑप्शंस थे मेरे पास। तो 3 में से हम लोग को 2 एट ए टाइम लेना था। तो यहाँ पर n मेरा हो गया था 3 और r हो गया था 2। अब देखते हैं इस फॉर्मूला में अप्लाई करके, यहाँ पर जैसे 6 आंसर आया था और यहाँ 3 आंसर आया था। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला में अप्लाई करके भी आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर 3p2 करते हैं और यहाँ पर करेंगे 3c2। 3p2 यानी 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1। तो क्या हो गया, 1 1 कट गया, आंसर आया 6। देखो सेम आंसर आ गया जो ऊपर आया था। 3c2 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल अगेन हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल हो गया 1 और 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1। अब हम लोग इसमें काटापीटी कर देते हैं, तो 3 बाई 1 दैट इज 3। देखो वही आंसर आ गया जो ऊपर आया। तो इस तरह से हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोग, क्या होता है परमुटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन और किस तरह से इसके फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे परमुटेशन में कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन पे रहेगा, कॉम्बिनेशन पे नहीं। ठीक है, फिर पहले परम्यूटेशन खत्म करने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन। तो चलिए चलते हैं हमारे परम्यूटेशन में। तो देखिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, जो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे। अब इसमें कितने टॉपिक्स हैं, अब ये टॉपिक्स जो है ना, जब हम बुक में पढ़ेंगे तो बुक में इस तरह से टॉपिक वाइज हमें नहीं मिलेगा, बुक में सब कुछ मर्ज किया हुआ है। तो वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा टेक्निक लगाना है, कैसे पता चलेगा कि कब किस तरह से सोचना है। तो इसको मैंने इस टेक्निक को बनाया है कि हम लोग क्वेश्चंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, तो याद रखना आसान हो जाता है कि इस कैटेगरी का सम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो टोटल देयर आर 8 डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने बनाए हैं। सबसे पहला टॉपिक है सम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ बोल रहे हैं सम बेस्ड ऑन नंबर में अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहा है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। अब उस ऑप्शन में से हमें कुछ कंडीशन को फुलफिल करने बोला गया है। क्या है वो कंडीशन, देखते हैं। हमें बोला गया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, यानी ये 5 ऑप्शंस में से हम 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब मेरे पास 4 ओपन स्पेसेस है। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 ओपन स्पेसेस है। तो अब पहला स्पेस में मेरे पास लिखने के लिए कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। इन पांचों में से मैं किसी एक नंबर को यहाँ बैठाऊंगा। कौन सा बैठाऊंगा वो बात का बात है, किसी एक को बैठाऊंगा। पर यहाँ पर बात ये नहीं हो रहा है कि हम लोग कौन सा नंबर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बात हो रहा है कि हम यहाँ कितना को नंबर बैठा सकते हैं। वी आर कंसर्न्ड नॉट विथ व्हाट द नंबर इज, वी आर कंसर्न्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द नंबर, कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर बैठने लायक है जिसको बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शन है, तो 5 नंबर हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट स्पेस में आएंगे, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है, अज्यूमिंग कि 1 हमने यूज कर लिया, तो अब मेरे पास 2 3 4 5 4 ऑप्शंस बचे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा। सर क्या हम सेम नंबर यहाँ नहीं बैठा सकते, बैठा सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला हो कि रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। बहुत बार क्वेश्चन में बोल देगा कि सो दैट नो नंबर्स आर रिपीटेड,
तो या तो बोल देगा कि नंबर्स आर नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड ना, हम लोग नॉट रिपीटेड वाला ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो वो लोग बोल देता है दैट रिपीटेशंस आर अलाउड, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, जो नंबर एक बार यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, हम लोग ये सोच के चल रहे हैं। तो 1 को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, ऑप्शन 5 था पर यूज तो कोई एक ही होगा ना, तो 1 को अगर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया तो अब यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है। फिर मान लो मैंने 2 को यूज कर लिया तो यहाँ 3 ऑप्शन है, फिर 3 को यूज कर लिया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन। तो टोटल पॉसिबल ऑप्शंस कितना है मेरे पास, 5 into 4 into 3 into 2, तो 5 4 3 2 करके 120 पॉसिबल ऑप्शंस। क्लियर है। अब क्या होगा, हम लोग एग्जाम में जब जाएंगे तो ये जो मैंने वर्बली आप लोगों को बोला है कि देयर आर 4 ओपन स्पेसेस, इन द फर्स्ट स्पेस देयर आर 5 पॉसिबल ऑप्शंस, तो ये चीज अपने को वहां पर एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन छोटा है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, और जो लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली इस मेथड से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट नंबर शुड बिगिन विद 4। तो अब हमारे पास एक कंडीशन दे दिया है कि नंबर को 4 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे 4 ही लिखना पड़ेगा और कोई पॉसिबल ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ कितने ऑप्शन है मेरे पास, सिर्फ एक, क्योंकि और कोई नंबर तो लिख ही नहीं सकते हम। अब यहाँ पर लिखने के लिए मेरे पास क्या क्या बचे, 1 2 3 एंड 5, 4 पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास बचे, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। मान लो हमने 1 को यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर लिखने के लिए कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास, 2 3 एंड 5, तो 3 ऑप्शन बचे। मान लो मैंने 2 को यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर लिखने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 3 और 5, तो 2 ऑप्शन। तो अल्टीमेट आंसर कितना हो गया, 1 into 4 into 3 into 2, दैट इज 24। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ बोल रहा है नंबर बिगिन विद 4 एंड एंडिंग विद 5, और इस बार बोल रहा है कि नंबर को 4 से स्टार्ट होना पड़ेगा और 5 से खत्म होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 फिक्स हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। तो ऑप्शन नहीं है मतलब सिंगल एक ही ऑप्शन है। अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 और 5 यूज हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 2 और 3 बचा, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। मान लो 1 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास 2 और 3 2 ऑप्शन बचा, तो 3 into 2 दैट इज 6। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग सम्स को, हम लोग ऑप्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर 4 लिखना ही था, बिगिन विद 4 बोल दिया था तो 4 लिखना ही था, यहाँ एंड विद 5 बोल दिया था तो मुझे 5 से एंड करना ही था। अब क्या बचा, अब मेरे पास 1 2 3 बचा, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, 1 यहाँ लिख देंगे तो 2 3। सर क्या हम यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ठीक है 2 को लिख दो। अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर 1 और 3 बचेगा, अल्टीमेटली ऑप्शन तो 2 ही बचेगा। अपने यहाँ क्या लिख देंगे या क्या लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि क्या क्या लिखना पॉसिबल है यहाँ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर के लिए, बोल रहा है नंबर बिगिनिंग विथ 4 से स्टार्ट होना चाहिए एंड एंडिंग विथ 5, वो तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब बोल रहा है बिगिनिंग विथ 4 बट नॉट एंडिंग विथ 5। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, 4 से स्टार्ट होना चाहिए तो यहाँ 4 आएगा, और 5 से खत्म नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने पहला 2 क्वेश्चन किया है तब तो हम बता सकते हैं। बिगिनिंग विथ 4 कितना था, 24, बिगिनिंग विथ 4 और एंडिंग विथ 5 कितना था, 6, तो नॉट एंडिंग विथ 5 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 दैट इज 18। अगर ये दोनों सॉल्व किया हुआ है तो माइनस करके निकाल दें। पर मान लो कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया, ये दोनों हमने सॉल्व नहीं किया हुआ, अब डायरेक्टली इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ 4 लिख देंगे, डन। यहाँ पर बोल रहे हैं 5 नहीं लिख सकते, तो पहले इस ब्लॉक को का सोचेंगे हम लोग, अभी इन दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे। इस पे कंडीशन है तो पहले इसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ 5 नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते, 4 चला गया, 5 लिख नहीं सकते, तो बचा क्या, 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बच गया मेरे पास। अब मान लो 3 ऑप्शन में मैंने 1 यूज कर लिया, तो अब ये ब्लॉक में जब हम आएंगे तो मेरे पास यहाँ का 2 और 3 बचा, और 5 जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं था वो यहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको बोला था एंड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उसको रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर बच गया मेरा 2 3 और 5, 3 ऑप्शन।
अब यहाँ पर मैंने 2 यूज कर लिया तो यहाँ बचा 3 और 5, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन। तो अल्टीमेटली आंसर इज 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 18। क्लियर, समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग सम्स को हैंडल करते हैं? देखो एकदम सिंपल है, कोई ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स नहीं है जो हम लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सब जानते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड। ऑप्शन वही है 1 2 3 4 5, सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन नंबर्स कितना बन सकता है? इवन नंबर बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, पहले ये समझ में आना चाहिए। इवन नंबर बनाने का क्राइटेरिया ये होता है कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो मेरा जो ऑप्शन 1 2 3 4 5 है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, मेरे पास ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है। तो ये पॉसिबल ऑप्शंस में इवन नंबर कौन कौन से है ध्यान दो। मेरे पास इवन नंबर है या तो 2 या तो 4, दो ही इवन नंबर है। तो यानी लास्ट डिजिट जो है उसको पहले ध्यान देंगे, बाकी लोग को बाद में। तो लास्ट डिजिट में या तो मैं 2 लिख सकता हूं या तो मैं 4 लिख सकता हूं। यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है। आई एम अज्यूमिंग कि मैं 4 लिख रहा हूं, आप लोग 2 अज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ वो फर्क ही नहीं पड़ता है, मैटर ये करता है कि यहाँ कितना लिख सकते हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है मेरे, 4 अगर मैंने यूज कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास यूज करने के लिए क्या बचा, 1 2 3 एंड 5। अगर मैं यहाँ 2 यूज कर लेता तो यहाँ क्या बचता, 1 4 3 एंड 5। अल्टीमेटली 4 ऑप्शन बचता जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा 2 ऑप्शंस था। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 2 3 और 5, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। अब 1 ले लिया तो 2 3 5 3 ऑप्शन है, 2 ले लिया तो 3 और 5 बचा, 2 ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली मेरा कितना इवन नंबर बन सकता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 48 इवन नंबर्स हम बना सकते हैं इसके मदद से। ठीक है, फिर आता है हम ऑड नंबर्स कितना बना सकते हैं। तो देखते हैं ऑड नंबर्स कितना बन सकता है। ऑड नंबर के लिए क्या है, एंडिंग शुड बी विद ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं, 1 है 3 और 5 है, 3 पॉसिबिलिटी है। तो 1 3 5 है, 3 ऑप्शन है मेरे पास। अज्यूमिंग कि मैं यहाँ पर 5 यूज कर रहा हूँ, आप 1 भी यूज कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 5 यूज कर रहा हूँ, तो 5 यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, 1 2 3 एंड 4 4 ऑप्शन। 1 यूज कर लिए तो 2 3 4 3 ऑप्शन, 2 यूज कर लिए तो 3 एंड 4 दैट इज 2 ऑप्शन। तो बचा क्या, 4 into 3 into 2 into 3 that is 72 possible options मेरे पास बचता है। क्लियर, समझ में आ गया क्यों करना था, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर्स बनाना है। ऑड नंबर्स के लिए क्राइटेरिया होता है कि लास्ट डिजिट में कोई ना कोई ऑड नंबर आना चाहिए। सर यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ऑड आना चाहिए। वैसे इवन में लास्ट में इवन आना चाहिए, शुरू में क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। इवन नंबर होना चाहिए, बट एक और कंडीशन है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3000 हैविंग 4 डिजिट्स। तो 3000 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 4 डिजिट नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है ना, 5 ऑप्शन है तो 5 डिजिट नंबर भी तो बना सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अब 3000 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों को ध्यान में देंगे, 3000 से बड़ा और इवन। तो पहला चीज देखेंगे, इवन होने के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब 3000 से बड़ा होना चाहिए, 3000 से बड़ा रखने के लिए स्टार्टिंग क्या से होना चाहिए, या तो 3 से या तो 4 से या तो 5 से। सर 2 से क्यों नहीं, अगर हम 2 से करेंगे तो वो नंबर 2142 ऐसा कुछ बन जाएगा, या 2354 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हम लोग को तो 3000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 3 तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को। 3 से बड़ा लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 4 5। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप लोग देखोगे कि 4 जो है ना वो बेचारा धर्म संकट में फंस गया। 4 कंफ्यूज है कि मैं किसके साथ जाऊं, पहले जगह पे जाऊं या लास्ट जगह पे जाऊं, क्योंकि उसको दोनों तरफ से एक तरह से इनविटेशन आया हुआ है। ध्यान से देखो, 4 को जो है दोनों तरफ से इनविटेशन है, लास्ट में भी बोल रहा है 4 चाहिए और शुरू में भी बोल रहा है 4 ले सकते हैं। अब क्या किया जाए,
तो जब ऐसा सिचुएशन होगा जहां दो तरफ एक पर्टिकुलर नंबर का दो जगह रिक्वायरमेंट होगा, तब हम लोग को क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, सिंस 4 कैन गो इन 2 डायरेक्शन वी नीड टू ब्रेक इट अप। अब ब्रेक करके कैसे करेंगे, दो सिचुएशन लेंगे, यानी इसको हम दो सिचुएशन में डिवाइड करेंगे कि अगर हम टू एंड में 2 लिखते हैं तो क्या होगा, और अगर एंड में हम 4 लिखते हैं तो क्या होगा। क्यों ऐसा करना पड़ा, ऊपर में नहीं करना पड़ा था, क्यों, क्योंकि ऊपर में ऐसा धर्म संकट वाला सिचुएशन नहीं था कि वो यहाँ भी आएगा यहाँ भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने 5 ले लिया था, तो यहाँ पर फिर 5 का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा था कि मुझे यहाँ 5 चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ बिना 5 के भी काम चला लिया। यहाँ पर मैंने 4 ले लिया था, तो यहाँ मेरे को 4 का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को ब्रेकअप नहीं करना पड़ा। पर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अगर मैं 4 ले लूंगा तो 4 का रिक्वायरमेंट यहाँ भी है, ठीक है, तो दो जगह रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग को ऐसे तोड़ना पड़ा कि अगर हम 2 से एंड करते हैं तो क्या होगा और 4 से एंड करते हैं तो क्या होगा। चलो देखते हैं, 2 से अगर अपन एंड करते हैं तो यहाँ पर हम 3 4 5 ले सकते हैं, अज्यूमिंग कि मैंने यहाँ 3 ले लिया, तो यहाँ पर अब क्या ले सकते हैं, 1 4 5 ले सकते हैं। 1 यहाँ क्यों नहीं ले सकते, आप लोग को पता है, क्योंकि नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए। 2 नहीं ले सकते, ऑफकोर्स 3000 से बड़ा है तो 2 भी नहीं आ सकता, तो यहाँ 3 4 5 3 ले लिए, तो अब 1 यहाँ एक्टिव हो गया। सर 2 क्यों नहीं एक्टिव हुआ, 2 ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका है, तो कैसे एक्टिव होगा, 2 ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है, एक ही बार यूज करना है हमें, तो 1 एक्टिव हो गया, तो 1 4 5। सर 3 क्यों नहीं, 3 ऑलरेडी यहाँ यूज हो चुका, तो 1 4 5 था, अज्यूम हम लोग 1 ले लिए, तो यहाँ 3 ऑप्शन था। अब यहाँ पर 4 और 5 बचा, तो 2 ऑप्शन है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 18। यहाँ पर आते हैं, अगर हम एंड विथ 4 करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर 4 तो नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 4 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बिना 4 के काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 का जरूरत था, पर क्योंकि 4 यहाँ आ गया तो यहाँ पर बिना 4 के ही काम चलाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 और 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 1 यहाँ एक्टिव हो गया, 2 भी एक्टिव हो गया, तो 1 2 5 ले सकते हैं, 2 यहाँ यूज नहीं हुआ था इसीलिए तो यहाँ एक्टिव हो गया, तो यहाँ 1 2 5 ले सकते हैं, 3 ऑप्शन है। फिर 1 ले लिए तो 2 और 5 बचा, 2 ऑप्शन है, तो यहाँ 12 आ गया, तो अल्टीमेटली टोटल पॉसिबिलिटीज 18 प्लस 12 दैट इज 20, सॉरी 30, 18 प्लस 12 इज 30। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं ऑड नंबर के साथ। ठीक है, ऑड नंबर में कैसे होगा, देखो ऑड नंबर ग्रेटर देन 3000, तो ऑड नंबर अगर 3000 से बड़ा मुझे चाहिए तो कंडीशन क्या होगा मेरे लिए, पहला यहाँ पर 3 4 5 आ सकता है सेम, और एंड कितना होगा 1 3 5, तो यहाँ पर देखो 3 और 5, लास्ट टाइम तो सिर्फ एक ही जन धर्म संकट में फंसा हुआ था, यहाँ पर 2 जन धर्म संकट में फंसा हुआ, ठीक है ना, 3 और 5, पर उससे फर्क नहीं पड़ता एक जन फंसे या 2 जन, अपने को तो ब्रेकअप करके ही सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 से एंड करते हैं तो सिचुएशन क्या होगा, 3 से एंड करते हैं तो क्या होगा, और 5 से एंड करते हैं तो सिचुएशन क्या होगा। अगर 1 से एंड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 3 4 5 ले सकते हैं, सपोज हमने 3 ले लिया तो 2 4 5 2 एक्टिव हो गया, 2 ले लिया तो यहाँ 4 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 18 पॉसिबिलिटीज। अगर हम 3 से एंड करते हैं तो यहाँ पर 3 का रिक्वायरमेंट था, पर अब मेरे को बिना 3 के ही काम चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 1 और 2 दोबारा एक्टिव हो गया यहाँ पर, तो 1 2 5 3 ऑप्शन है, फिर 2 5 2 ऑप्शन है, तो यहाँ आंसर आया 12। फिर अब यहाँ देखते हैं, अगर 5 से एंड करते हैं तो यहाँ पर बिना 5 के काम चलाना पड़ेगा, तो 3 और 4 बचा, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। फिर 1 2 4 यहाँ आ गया, 1 2 एक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। फिर 1 ले लिए तो 2 4 बचा, 2 पॉसिबिलिटी है, अगेन 12। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 18 प्लस 12 दैट इज 42। ठीक है, समझ में आ गया। तो सम्स बेस्ड ऑन नंबर्स में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपने को ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि सम्स बेस्ड ऑन नंबर्स जब करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग आते हैं सम्स बेस्ड ऑन शेल्फ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब जो टॉपिक्स है सब छोटे छोटे हैं, फटाफट कवर होगा। सम्स बेस्ड ऑन नंबर ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। सम्स बेस्ड ऑन शेल्फ कैसा दिया है क्वेश्चन, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 ऑन मैथ्स एंड 2 ऑन अकाउंट्स। यानी हमारे पास इकोनॉमिक्स के 6 बुक है, मैथ्स के 3 बुक है और अकाउंट्स के 2 बुक है।
बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन दे बी प्लेस्ड ऑन द शेल्फ इफ द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। अब इसको मैं कॉपी में लिख के समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स के मेरे पास 6 बुक्स हैं, मैथ्स के मेरे पास 3 बुक्स हैं और अकाउंट्स के मेरे पास 2 बुक है। अब ये बोल रहे हैं इसको शेल्फ में अरेंज करना है, तो अज्यूम करते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 इकोनॉमिक्स के हैं, ये 3 मैथ्स के हैं और ये 2 अकाउंट्स के। अब ये बोल रहे शेल्फ में इसको कैसे अरेंज करें दैट बुक ऑफ सेम सब्जेक्ट शुड बी टुगेदर, यानी ये सब एक ब्लॉक एक साथ रहे, ये तीनों एक साथ रहे और ये 2 एक साथ रहे। तो ऐसे करके टोटल 3 ब्लॉक बन गया। अब शेल्फ में जब मुझे रखना है तो क्वेश्चन आता है मैं शेल्फ में जब इसको प्लेस करूंगा शेल्फ में इसको, तो हो सकता है कि ये ब्लॉक 1 बने, ये ब्लॉक 2 और ये ब्लॉक 3, या ये भी हो सकता है कि पहले इस ब्लॉक को रखूं फिर इसको, या फिर ये हो सकता है पहले इसको रखूं फिर इसको, कैसे भी मैं ब्लॉक बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 3 अलग अलग ब्लॉक है जिसको मैं कैसे भी आगे पीछे करके रख सकता हूँ, पहले आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी 3 ब्लॉक्स को मैं 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता हूँ। अब आता है कि ब्लॉक्स के अंदर क्या। अब ये जो ब्लॉक्स है इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर 6 बुक्स हैं, तो ये 6 बुक जो है वो भी आपस में आगे पीछे हो सकते हैं कि बोले ये बुक आगे हो गया, ये बुक पीछे हो गया, ऐसे आगे पीछे। तो ये 6 बुक्स आपस में 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। वैसे ये जो अब ब्लॉक्स में 3 बुक है, ये 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज होगा, और इस ब्लॉक में जो 2 बुक है वो 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज। यानी इसका टेक्निक क्या है, पहले देख लो हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं, तो जितने ब्लॉक्स हैं पहले उतना फैक्टोरियल आएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एक ब्लॉक में कितने कितने बुक्स हैं, उनके फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं इसको। तो क्या है, देयर आर 6 बुक्स, तो अपने लोग इकोनॉमिक्स के 6 बुक, मैथ्स के 3, अकाउंट्स के 2, तो पहले 3 फैक्टोरियल कर दिए क्योंकि 3 अलग अलग ब्लॉक बना, फिर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, तो 51840 ये आंसर आता है। तो सम बेस्ड ऑफ सेल्फ जब भी आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। हाँ, नंबर्स कुछ भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, सम्स बेस्ड ऑन ऑकरेंस। अब इसको कैसे करते हैं। In how many permutation of 10 different things taken 4 at a time, यानी 10 अलग अलग मेरे पास चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हमने जो शुरू में किया था, तो हमारे पास ए बी सी 3 चीज था और टेकिंग 2 एट ए टाइम किए थे लोग, याद है। तो 3 में से टेकिंग 2 एट ए टाइम किए थे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मेरे पास 10 चीज है और उसमें बोल रहा है टेकिंग 4 एट ए टाइम कर रहे हैं। Will one particular thing never occur and number 2 always occur। तो पहले मेरे को देखना है कि मेरा टोटल पॉसिबिलिटी क्या है। अगर नेवर और ऑलवेज ये तो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो टोटल पॉसिबिलिटी यानी टोटल परम्यूटेशन कितना बनता। तो टोटल परम्यूटेशन मेरा बनता 10p4, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे 3p2 एबीसी वाला में, वैसे यहाँ पर 10p4। तो 10p4 को हम लोग सॉल्व किए फॉर्मूला में डाल के, तो 504 आया, 5040 आया। सर ये कैसे हो गया, शॉर्टकट आपने क्या मार दिया। तो देखो 10p4 कैसे होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या सीखा था, हम लोग ने सीखा था 10p4 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये सीखा था। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 से लेके 1 तक। तो 6 से लेके 1 तक का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई नीचे में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा 10 9 8 7। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, जब 10p4 बोलता है तो इसका शॉर्टकट करते हैं 10 से मल्टीप्लाई चालू करेंगे और नीचे 4 नंबर है तो टोटल 4 नंबर लिखेंगे, खाली नीचे 4 है तो टोटल 4 नंबर लिखेंगे, 10 9 8 7, दैट्स इट। तो सेम यही वाला आंसर आ गया। समझ में आया क्या शॉर्टकट मारा हुआ है। तो वैसे 10p4 हम लोग सॉल्व किए, 10 9 8 7, तो 5040 आ गया। अब बोल रहे हैं वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर, ये पहला कंडीशन। तो अगर नेवर ही ऑकर है तो मेरे पास जो ऑप्शन 10 ठो था, अज्यूम करो कि एक ठो ऑप्शन चला गया, तो अब मेरे पास 9 ऑप्शन है। 9 ऑप्शन में से मेरे को 4 को लेके काम चलाना है, तो हम 9p4 कर देंगे।
तो 9p4 कर दिए तो 9 into 8 into 7 into 6 that is 9p4 302 पावर। अब बोल रहा है वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। अब ऑलवेज ऑकर का ध्यान से समझना कि इसका टेक्निक क्या है। इसका फॉर्मूला को मंत्र के तरह याद कर लो। टोटल माइनस नेवर इज ऑलवेज। जब सम्स बेस्ड ऑन ऑकरेंस आए तो मंत्र की तरह इसको याद कर लो कि टोटल माइनस नेवर ऑकर इज ऑलवेज ऑकर। टोटल माइनस नेवर ऑकर इज ऑलवेज ऑकर। टोटल माइनस नेवर ऑकर इज ऑलवेज ऑकर। इसको ऐसे करके मंत्र की तरह 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये ऑकर वाला सम आएगा, ऑकरेंस वाला, हम लोग का टेक्निक क्या है, वो लोग जरूर पूछता है ऑलवेज ऑकर। और वो लोग क्या है, यहाँ तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए पहले टोटल निकाला, फिर नेवर, फिर ऑलवेज। वो लोग क्या करते हैं एग्जाम में, वो लोग डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम विल वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। डायरेक्ट खत्म कहानी। तब अपने को डायरेक्टली ये वाला सॉल्यूशन करना है, पर ये वाला सॉल्यूशन इन दोनों के मदद के बिना होगा नहीं, टीचर को भी पता है। इसीलिए टीचर क्या करता है, डायरेक्टली ये देता है और अल्टीमेटली तीनों ही चीज हम लोग को निकालना पड़ता है। तो ऑलवेज ऑकर का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑकर माइनस नेवर ऑकर इज ऑलवेज ऑकर। तो टोटल का 5040 था, नेवर ऑकर का 3024 था। टोटल माइनस नेवर जब हम करते हैं तो ऑलवेज का आंसर आता है एंड दैट इज 2016। क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं ऑकरेंस वाला सम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, इसको बड़े ध्यान से समझना। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द वर्ड बलून। ठीक है, बलून वर्ड को अरेंज करना है। तो इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ कॉपी में लिखता हूँ, तो हम लोग के पास वर्ड क्या है, बलून। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि कितना तो अल्फाबेट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट है। तो हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल। फिर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, जितना तो नंबर्स है। जैसे बी कितने बार है, एक बार है तो 1 फैक्टोरियल। ए कितने बार है, एक बार है तो इंटू 1 फैक्टोरियल। एल कितने बार है, 2 बार है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ओ कितने बार है, 2 बार है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। एन कितने बार है, एक बार तो इंटू 1 फैक्टोरियल। तो जो भी अल्फाबेट जितने बार है उतना से डिवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि 1 फैक्टोरियल तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जब एक्चुअली सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो हम लोग 1 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग फोकस करते हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट। लिखना तो सभी है, टेक्निक क्या है, सब जो भी अल्फाबेट है सबको लिखो कि कौन कितने बार है और उतना बार से डिवाइड करो। पर जो जो एक बार है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से डिवाइड करने का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग फोकस करते हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रखा है। तो इस केस में L 2 बार है तो हम लोग डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिए, O 2 बार है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिए। 1 को हम लोग लिखे नहीं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिख रहा है उसमें 1 डिवाइड किया हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर दिए। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 को पीछे की तरफ 1 तक मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो आ जाएगा 5040। और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2, और ये 2 फैक्टोरियल यानी 2, यानी 2 2 4, डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ गया 1260। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, बोल रहा है सो दैट 2 O's आर टुगेदर। अब यहाँ पर मेरे को अलग कंडीशन दिया है, बोल रहा है आपके पास वर्ड बलून है, पर ये 2 O जो है ना, ये टुगेदर होना चाहिए। टुगेदर होने का मतलब है ये दोनों अकेले एक बॉक्स में बंद होना चाहिए। ये दोनों O जो है ये इधर उधर नहीं जाएगा, जहां भी जाएगा साथ में जाएगा। तो अब मेरे पास जो काउंटिंग आएगा वो कैसे आएगा, 1 2 3 4, इसको एक काउंट करेंगे 5, और ये 6, ये पूरा बॉक्स काउंट होगा। अंदर में 2 आइटम है वो काउंट नहीं होगा, ये बॉक्स एक काउंट होगा। तो टोटल हो गया 6 फैक्टोरियल। अब क्या हो गया, इस बॉक्स के अंदर जो 2 जन है
ये दोनों आपस में बोलेगा, ये बोलेगा हम यहाँ खड़े होंगे, ये बोलेगा हम यहाँ, तो ये लोग 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। ये हो गया। अब नीचे में जो रिपीटेशन के वजह से आया था ये 2 फैक्टोरियल, क्योंकि L 2 बार है डिवाइड और O 2 बार है डिवाइड। ठीक है, आंसर जो भी आएगा, ये 2 फैक्टोरियल कट गया तो 6 फैक्टोरियल होता है 720/2 दैट इज 360। सर ये दो ओ सेम अल्फाबेट था इसीलिए टुगेदर बोला क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम अल्फाबेट है इसीलिए टुगेदर बोला। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है BAL शुड बी टुगेदर। अब बोलो, शुरू का बोल रहा है BAL, ये तो सेम अल्फाबेट नहीं है। अब इसको अगर टुगेदर होना है तो क्या होगा? इसको टुगेदर होना है तो क्या होगा? ये एक बॉक्स काउंट होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर बॉक्स के अंदर कितने लोग हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई, जब डिवाइड करते हैं ना तो बॉक्स से कोई लेना नहीं है, लेना देना नहीं है। डिवाइड का मतलब सिंपल सा है, कौन सा अल्फाबेट कितनी बार आया है उससे डिवाइड करो। तो बी एक बार आया है पर 1 है इसीलिए लिखेंगे नहीं। ए एक बार आया है वो भी 1 है इसीलिए इग्नोर कर देंगे। एल 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ओ 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। एन एक बार आया है इसीलिए हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो अल्टीमेटली मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेम अल्फाबेट टुगेदर है या अलग अलग अल्फाबेट टुगेदर है। टुगेदर का कंसेप्ट अलग है और रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट का अलग है। रिपीटेशन वाला सिर्फ ये है कि डिवाइड जब करते हैं तो क्योंकि वो एक से ज्यादा बार है तो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। जो एक बार है हम लोग उसको इग्नोर कर दें। लिखना तो सबको चाहिए जैसे यहाँ सिखाया, बट एक वाला को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एक से ज्यादा वाला को हम लोग डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया अल्फाबेट वाला? चलो एक और अल्फाबेट लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग अपना इंडिया को करें, INDIA, तो इंडिया को अगर अरेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब क्या है, आई दो बार है, आई दो बार है तो हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। एन एक बार है इग्नोर कर सकते हैं, डी एक बार है इग्नोर कर सकते हैं, ए एक बार है इग्नोर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 120/2 दैट इज 60। अब अगर बोल रहे हैं कि इंडिया में ये आई एंड डी जो है ये टुगेदर होना चाहिए, तो आई एंड डी अगर टुगेदर होना चाहिए तो ये एक बॉक्स काउंट होगा 1 2 एंड 3, तो मेरा कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। और ये बॉक्स के अंदर में 3 जन है इसलिए 3 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई यहाँ पर जो था सेम 2 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर बॉक्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, डिवाइड बाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाई मतलब कौन सा डिजिट या अल्फाबेट एक से ज्यादा बार रिपीट है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अल्फाबेट्स वाला सम्स कैसे किया जाता है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो और एक कैटेगरी, सो दैट टू ओज आर नेवर टुगेदर। अभी हम लोगों ने बलून वाला जो सम किया था उसमें हम लोग क्या लिए थे? दैट टू ओज आर टुगेदर। तो हम लोग वहां दो चीज सीखे थे, एक टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं और फिर अगर टुगेदर बोलेगा कोई चीज तो बॉक्स में उसको डाल के टुगेदर कैसे निकालते हैं। अब उसमें कंटिन्यूएशन में बोल दिया नॉट टुगेदर, तो नॉट टुगेदर कुछ नहीं होता, टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। इसको भी मंत्र के तरह याद कर लो। जैसे हम लोग एक ऑकरेंस वाला सम किए थे, ऑकरेंस वाले में क्या हुआ था? टोटल माइनस नेवर इज ऑलवेज, टोटल ऑकर माइनस नेवर ऑकर इज ऑलवेज ऑकर। यहाँ पर क्या है? टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। तो टोटल का जो आंसर आया वो निकाल देंगे जैसे यहाँ पर निकाल दिए, फिर टुगेदर का जो आंसर आया वो निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर आ गया, नेवर टुगेदर आ जाएगा। तो इसका मंत्र क्या है? टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। मंत्र के तरह याद कर लो, टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड वास्तव बी अरेंज। जिसमें बोल रहा है पहला कंडीशन 3 एज आर टुगेदर, 3 एज आर नेवर टुगेदर, तो नेवर का तो माइनस करके आ जाएगा, टुगेदर ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले निकालते हैं टोटल। टोटल वास्तव में कितने लेटर है? 1
2 3 4 5 6 7 मैंने अरेंज कर दिया सारे ए को एक तरफ। तो 7 अल्फाबेट है तो 7 फैक्टोरियल। वी 2 बार है तो 2 बार से डिवाइड कर दिए। एस एक ही बार है इग्नोर कर दो। टी एक बार है इग्नोर कर दो। ए 3 बार है तो ए का 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। तो जो एक से ज्यादा होता है उसको इंपॉर्टेंस मिलता है। तो ए 3 बार है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। वी 2 बार है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो टोटल आ गया 420। अब बोल रहा है 3 एस को टुगेदर रखना है। टुगेदर मतलब उनको एक बॉक्स में बंद करना। तो ये एक बॉक्स काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। अब बॉक्स के अंदर 3 जन है तो 3 फैक्टोरियल। और डिवाइड किससे करना है? ऊपर में जिससे डिवाइड किए थे उसी में करना, कुछ माथा नहीं लगाना है। ऊपर में जो लिखे थे डिवाइड के केस में नीचे भी वही लिख देंगे। तो इसको सॉल्व किए 60 आ गया। तो नॉट टुगेदर क्या हो जाएगा? टोटल माइनस टुगेदर इज नॉट टुगेदर। तो 420 माइनस 60 360 आ गया मेरा आंसर। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार देख लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। अब देखो वॉवेल्स पे ध्यान देना होगा। परम्यूटेशन को अरेंज करना है और वॉवेल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो नहीं निकालने का डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है। हम लोग को पता है क्या तरीका है? टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। तो टोटल क्या होगा? परम्यूटेशन में कितने लेटर्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। कोई सा रिपीटेशन है? पी एक बार है, ई एक बार है। आई थिंक रिपीटेशन जो है टी 2 बार है। देखो टी जो है वो 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है। तो टी क्योंकि ये 2 बार है हम लोग सिर्फ डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल। यहाँ लिखा भी है टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वो आ गया 199,58400। अब बोल रहा है वॉवेल्स को नॉट टुगेदर होना चाहिए। तो पहले तो हम वॉवेल्स को टुगेदर बनाएंगे। तो सारे वॉवेल्स को एक तरफ ले आओ। ए ई आई ओ यू देखो पांचों आ गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है। इट कंटेन्स ऑल द 5 वॉवेल्स। तो ऐसा जीके में भी पूछ सकता है, गिव अ वर्ड विच कंटेन्स ऑल द 5 वॉवेल्स। तो परम्यूटेशन याद रखना। तो ये पांचों वॉवेल इसमें आ गया। तो अब ये 5 ब्लॉक्स एक ही बॉक्स में बंद, एक बॉक्स में बंद हो गया तो 1 काउंट होगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर 5 जन है इसलिए 5 फैक्टोरियल। डिवाइड बाई ऊपर में जो था वही लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका भी अपना एक आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे? टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। टोटल का आंसर आया था, टुगेदर का आया, माइनस कर देंगे, नेवर टुगेदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत क्लियर होना चाहिए एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड। देखो अरेंज को ही बेचारे को अरेंज कर दिया। सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसको पहले मैं कॉपी में समझाता हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं। ये है मेरे पास वर्ड अरेंज। अब इसमें कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7 स्पेसेस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस बना। अब क्या कंडीशन है मेरे पास? मेरे को दिया वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, कि वॉवेल्स जो है वो इवन प्लेसेस में आने चाहिए। तो मेरे पास इवन प्लेसेस कौन सा है? ये वाला एक इवन प्लेसेस है, यानी फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ वाला इवन प्लेसेस हो गया। सिमिलरली सिक्स्थ इवन प्लेसेस हो गया। ये 3 मेरे पास इवन प्लेसेस है। अब देखना है मेरे पास वॉवेल्स कितने हैं। ए और ई 3 मेरे पास वॉवेल्स भी हैं। तो 3 में से कोई भी यहाँ पर 3 आ सकता है, यहाँ पर कोई भी 2, यहाँ पर कोई भी 1। यानी पहले 3 फैक्टोरियल वे में ये लोग अरेंज हो गए। 3 स्पेसेस था मेरे पास और 3 वॉवेल थे, तो यहाँ पर कोई भी 3 आ सकता है। एक जन आ गया तो अब 2 ऑप्शन यहाँ बचा, एक ऑप्शन यहाँ बचा।
अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें 4 ऑड स्पेसेस बचे हैं, ठीक है, और ये 4 ऑड स्पेसेस में 4 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक तरफ हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक ब्लॉक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 दूसरा ब्लॉक से, ऑड वाला का एक टीम बन गया, इवन वाला का एक टीम बन गया। पर क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड को तो रोक नहीं सकते। तो a 2 बार है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इंटू r 2 बार है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये डिवीजन तो रहेगा ही, यहाँ पर वॉवेल ऑड प्लेसेस हो इवन प्लेसेस हो जो भी यहाँ करना है वो करेंगे, पर जो डिवाइड करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जो मेरा आंसर आएगा ये हो गया 24 इंटू 6 बाई 4। तो आंसर आ गया मेरा 36। समझा कैसे आ रहा है सॉल्विंग करते समय? वही चीज यहाँ पर लिखा है, देखो ये जो यहाँ पर समझाया, जो मैंने कॉपी में समझाया वही चीज यहाँ पर किया हुआ है। कॉपी में मैं तेरा और इलेबोरेट करके समझा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can the letters of word houseful be arranged such that it consists the word house? तो हाउसफुल को अरेंज करना है जिसमें हाउस वर्ड आना चाहिए। तो हाउसफुल पहले लिख दिए HOUSEFULL। अब हाउस वर्ड मेरे को चाहिए, तो ये पूरा हाउस वर्ड को मैं एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये एक हो गया 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और बॉक्स के अंदर में 5 जन है, पर ये 5 जन का 5 फैक्टोरियल इस बार हम लोग नहीं लिखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, जिसको भी बॉक्स में बंद किए, जैसे ये इंडिया वाला केस लो, इंडिया वाला में जैसे हमने IND को एक बॉक्स में बंद किया, तो हमने 3 फैक्टोरियल को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 यहाँ 3 फैक्टोरियल किया, फिर बॉक्स के अंदर में जितने जन है उसको भी इंटू किया। पर इस बार हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आएगा सर इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 फैक्टोरियल, तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये IND जो एक बॉक्स में बंद है, वो लोग भी आगे पीछे हो सकता है NID हो जाए, हो सकता है DNI हो जाए, हो सकता है DIN हो जाए, कैसे भी ये लोग अरेंज हो सकता है। पर इस बार क्योंकि मेरे को बोला है, मेरे को वर्ड हाउस चाहिए, हाउस वर्ड बनाने के लिए जरूरी है कि स्पेलिंग यही होना चाहिए, एक भी अल्फाबेट आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए इन लोग के अंदर में जो अरेंजमेंट है वो मना किया हुआ है। तो अंदर में क्योंकि अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल इस बार नहीं आएगा। और फिर डिवाइड किससे होगा, डिवाइड तो चेक कर लो कौन सा रिपीटेशन है, L 2 बार नजर आ रहा है और U 2 बार नजर आ रहा है, तो L के वजह से डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, U के वजह से 2 बार फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए, 30 आ गया। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट सम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। इतने ही टाइप का सम्स अल्फाबेट्स में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सम्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जनरली रिपीटेशंस अलाउड हो जाते हैं बहुत बार, तो इसको ध्यान से समझते हैं। In how many ways can 5 prizes be distributed among 4 boys? तो यहाँ दो चीज है, एक है बॉयज और एक है वो चीज, वो थिंग, जिस चीज को हमें डिवाइड करना है या जिस चीज को हमें बांटना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उस चीज का जिसको बांटना है। यानी 5 प्राइज है तो अज्यूम करो कि मैंने 5 प्राइज को पैक करके ऐसे सजा के रख दिया, ये पहला प्राइज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 गिफ्ट बॉक्स मैंने पैक करके रख दिया। अब ये पहला प्राइज जो है किसको जा सकता है, कोई भी 4 लड़के को जा सकता है, ठीक है, 4। दूसरा प्राइज जो है अगेन कोई भी 4 लड़के को जा सकता है। अब यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर क्यों, क्योंकि पहला प्राइज तो किसी एक लड़का को मिल गया, तो अब दूसरा प्राइज जो है वो तो उसके लिए तो कोई 3 ही लड़का अप्लाई होना चाहिए ना, चारों क्यों? तो ऐसा देखो, लॉजिक ये है कि प्राइज जब हम बांट रहे हैं, तो अगर मान लो कि पहला प्राइज बेस्ट स्टूडेंट का है, वो अगर किसी मिस्टर सुनील को मिल गया है बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज, तो क्या बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का प्राइज मिस्टर सुनील को नहीं मिल सकता? अगर वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है
तो क्या उसको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का नहीं मिल सकता? ऑब्वियसली ही इज एप्लीकेबल फॉर दैट प्राइज ऑल्सो। यहाँ पर ऐसा तो बोला नहीं है कि रैंक का प्राइज हो रहा है कि जो क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, फोर्थ आया, ऐसा तो बोला नहीं है। ये तो 5 प्राइज बोला है। या फिर एज्यूम करो जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, मान लो आमिर खान को बेस्ट एक्टर मिल गया, तो आमिर खान ले ली। तो क्या अब बेस्ट डायरेक्टर का जब नॉमिनेशन आएगा तो क्या आमिर खान दोबारा से नॉमिनेट नहीं हो सकता बेस्ट डायरेक्टर में? हो ही सकता है, अगर उसने कोई मूवी डायरेक्ट किया है तो दोबारा से चारों जन अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पहला प्राइज में भी कोई भी 4 नॉमिनी हो सकता है, दूसरा में भी कोई भी 4, तीसरा में भी कोई भी 4। मिलेगा कि नहीं वो बात का बात है, नॉमिनेट होगा कि नहीं वो भी बात का बात है। बात ये हो रहा है क्या हो सकता है कि नहीं। हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि सर वो नॉमिनेट नहीं हुआ तो, नॉमिनेट हो सकता नहीं हो। यहाँ बात होगा कि नहीं उसका तो बात ही नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है उसका बात हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी 4, यहाँ पर कोई भी 4, यहाँ भी कोई भी 4, यहाँ कोई 4, यहाँ कोई 4, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 टू दी पावर 5 दैट इज 1024 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे हैंडल करते हैं? जिस चीज को बांटना है पहले उसका ड्राइंग करते हैं और फिर जिन लोगों में बांटना है उसको लिखते चले जाते हैं और वहां पर रिपीटेशंस जनरली अलाउड हो जाते हैं। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स? तो यहाँ पर इस बार मेरे को क्या चीज को बांटना है, लेटर्स को, और किन लोगों में बांटना है, 5 लेटर बॉक्स में। तो पहले चारों लेटर्स को रेडी कर दो एनवेलप में डाल के, 1 2 3 4, 4 लेटर रेडी हो गया। अब ये पहला लेटर जो है कोई भी लेटर बॉक्स में जा सकता है, 5 ऑप्शन है, ये भी कोई भी 5। यहाँ तो बोला नहीं है कि दे शुड नॉट बी पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन में बोल देता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस। ठीक है, इन डिफरेंट लेटर बॉक्सेस बोल देता है, तो डिफरेंट मतलब फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो वहां पर फिर क्या होगा, यहाँ 5 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, अगर डिफरेंट बोल देगा तो। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ बोल रहा है 4 लेटर है, 5 बॉक्सेस है, जैसे डालना है वैसे डालो। तब पॉसिबिलिटी क्या है, पहला कोई भी, पहला लेटर कोई भी 5, दूसरा लेटर कोई भी 5, फिर कोई भी 5, फिर कोई भी 5, तो अल्टीमेटली ये 5 टू द पावर 4 दैट इज 625 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर देखो, अब एक नंबर वाला सम आया है, वो रिपीटेशन पे बेस्ड है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन 0 1 2 3 4? लास्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस किए थे तो वहां पर ऑप्शन था 1 2 3 4 5, जीरो नहीं था। जीरो का एक खासियत होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ा है। जीरो का मतलब होता है कि जीरो कभी भी इनिशियल फर्स्ट डिजिट में नहीं आएगा। सपोज मैं बनाने बोला 4 डिजिट नंबर और आप मेरे को 4 डिजिट नंबर लिख के दिखा रहे हो 0 1 2 4, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर माना जाएगा। जीरो कभी भी पहला प्लेस में नहीं आ सकता, फिर कहीं भी आए 1024 लिख दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहला जगह में जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बोल रहा है 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं लिख सकते पहले जगह पे, तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन है। पर यहाँ पर क्योंकि दोबारा जीरो आ सकता है और यहाँ बोल रहे रिपीटेशंस आर अलाउड, तो यहाँ पर मेरे पास अब सब 5 ऑप्शन है, यहाँ भी 5 ऑप्शन है, यहाँ भी 5, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन को अलाउड कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 यूज किया था तो 1 दोबारा यहाँ यूज हो सकता है, दोबारा यहाँ हो सकता है, दोबारा यहाँ हो सकता है, इसलिए 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में जीरो इज नॉट एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन में बोलने का जरूरत नहीं है, ये अपना कॉमन सेंस है कि फर्स्ट प्लेस में जीरो कभी अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आंसर आ गया 500। क्लियर, समझ में आया कैसे करते हैं हम लोग इसको? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, लोगों को राउंड टेबल में या गोल बना के अरेंज करना पड़ता है। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो ये कैसे किया जाता है उसको देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज फॉर्म अ रिंग? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों, तो इसको पहले समझते हैं कि ये रिंग जब बनता है तो इस तरह का फॉर्मूला क्यों अप्लाई होता है। तो 7 बॉयज फॉर्म अ रिंग होना चाहिए,
तो अब कोई भी रिंग जब बनाना होता है ना, तो क्या करना पड़ता है, किसी एक पर्सन को आके पहले खड़ा होना पड़ता है और फिर बाकी लोग उसका हाथ पकड़ पकड़ के रिंग बनाते हैं। ठीक है, राउंड टेबल में भी क्या होता है, जो चेयरमैन होता है पहले अपना चेयर पे बैठता है, फिर बाकी लोग क्या होता है, बाकी जो डायरेक्टर्स लोग हैं वो उसके इर्द गिर्द ऐसे राउंड टेबल बना के बैठते हैं। जैसे बहुत बार क्लासरूम में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो टीचर पहले अपने जगह पे चेयर पे बैठते हैं, स्टूडेंट्स उनके इर्द गिर्द पूरा राउंड टेबल बना के अपने आप को अरेंज करते हैं। तो क्या नियम है कि पहले एक जन को अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी लोग जो है, जैसे इस क्वेश्चन में बाकी 6 जन है, वो लोग अपने आप को अरेंज करेंगे। तो एक जन ने अपने आप को फिक्स कर लिया तो इसका जगह चेंज नहीं होगा, बाकी जो 6 जन है वो लोग आपस में कैसे भी अपने आप को अरेंज करें। तो टोटल हम लोग के पास 7 पीपल थे, जिसमें एक जन का जगह चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है, बाकी जो अरेंज होगा वो 6 जन होगा, इसीलिए 6 फैक्टोरियल वे में ये अरेंजमेंट आएगा। तो इसीलिए शॉर्ट में इसको फॉर्मूला बना दिया गया है n-1 फैक्टोरियल, यानी जितना जन को अरेंज करना होगा उसमें से एक जन को फिक्स करके बाकी लोगों को हम अरेंज करेंगे। समझ में आया, सर्कुलर परम्यूटेशन में इसीलिए n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनाया हुआ। ठीक है, टोटल वेज n-1 फैक्टोरियल। अब बोल रहा है वही टुगेदर और नॉट टुगेदर वाला कंसेप्ट आ गया, 2 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, 2 बॉयज आर नेवर टुगेदर। तो टुगेदर निकाल लो, माइनस करके नेवर टुगेदर आ जाएगा। टुगेदर कैसे निकालेंगे, तो यही वाला में लेते हैं एग्जांपल में। अब ये 6 जन है, 6 जन में 2 बॉयज बोल रहे हैं हम लोग टुगेदर होंगे, तो ये 2 जन सपोज टुगेदर है, तो अभी अरेंज कैसे होगा, इसको तो भूल जाओ, इसको काउंट में नहीं लेना है। 1 2, ये एक बॉक्स हो गया, 3 4 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये 2 जन आपस में इधर उधर अरेंज हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल। तो टोटल था मेरे पास 6 फैक्टोरियल, टुगेदर किए तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, और नॉट टुगेदर करेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 माइनस 240, आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, ये कैसे हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको तो काउंट में ही नहीं लेंगे, इसको भूल जाओ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे अब 6 जन था, 6 जन में 2 जन बोला हम लोग साथ में बैठेंगे, तो 1 2, ये एक बॉक्स हो गया, 3 4 5 फैक्टोरियल, बॉक्स के अंदर जितने जन है 2 जन 2 फैक्टोरियल, और टोटल माइनस टुगेदर इज नेवर टुगेदर। तो वही चीज यहाँ किया हुआ है, देखो 2 बॉयज आर ऑलवेज टुगेदर, तो 5 आ गया, माइनस करके नेवर टुगेदर आ गया। अब ये एक चीज है, इन केस ऑफ डेकोरेशंस एंड ऑर्नामेंट्स, अगर डेकोरेशन और ऑर्नामेंट्स जैसा क्वेश्चन आया, जैसे माला बनाना है या नेकलेस बनाना है या फूल का गार्लैंड बनाना है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आया, तो फॉर्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी जो मेरा आंसर है उसका आधा हो जाता है। सर ऐसा क्यों आधा हो जाता है, आधा इसलिए हो जाता है कि जैसे मैंने एक डिजाइन बनाया और ये एक डिजाइन बनाया माला का, ये दोनों देखने में क्या हो रहा है, 2 डिजाइन लग रहा है, पर एक्चुअली ये एक ही चीज है। इसी माला को हम ऐसे उल्टा करके रख देंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये माला 2 अलग अलग नहीं है, ये एक ही माला है, बस क्या है, खाली मैंने इसको क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज करके रख दिया, तो ये देखने में ऐसा हो गया। इसीलिए क्या है, काउंटिंग वाइज ये 2 आता है पर एक्चुअली एक ही है, देखने में 2 डिजाइन लग रहा है पर एक्चुअली एक ही है। इसीलिए क्या हो गया, जो दिख रहा है एक्चुअल आंसर उसका आधा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, जो दिख रहा है एक्चुअल आंसर उसका आधा है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जब भी गार्लैंड नेकलेस ये सब का ऑर्नामेंट्स का सम आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा। कभी कभी ये बोल देता है when clockwise and anti-clockwise are not distinguished। अब डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है जैसे इसी क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बोल रहा है, अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं करें, यानी अगर हम दोनों को एक ही माने, जैसे कि हम लोग गार्लैंड के केस में मान ही रहे हैं, गार्लैंड वाला अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें हम दोनों को एक ही मान रहे, दोनों को अलग अलग नहीं मान रहे, तो वही बोल रहा है अगर नॉट डिस्टिंग्विश, हम दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं, तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि नहीं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड, हमको डिस्टिंग्विश करना है,
हम दोनों को अलग अलग मानना चाहते हैं, तब फिर क्या हो जाएगा, तब n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। एक बार ध्यान से समझ लो, अगर वो बोलेगा कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, यानी हम क्लॉकवाइज को अलग देखना मानना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को अलग मानना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो फिर n-1 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाई 2 नहीं। और अगर बोलेगा कि नहीं, इज नॉट टू बी डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहते हैं, हम दोनों को एक ही मानना चाहते हैं, तो फिर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो वही चीज यहां बोला, आर नॉट डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बीड्स बी स्टंग अराउंड द नेकलेस। तो देखो नेकलेस वाला सम आ गया, तो हम लोग को डिवाइड बाई 2 करना है ऑर्नामेंट वाले सम में। तो 7 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाई 2, 360 वेज। तो ये था सम्स बेस्ड ऑन सर्कुलर परम्यूटेशन। नेक्स्ट करेंगे हम लोग सम्स बेस्ड ऑन रो अरेंजमेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रो अरेंजमेंट। अब रो अरेंजमेंट क्या होता है, रो अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी को लाइन में खड़ा करना, जैसे हम लोग असेंबली के लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, उस तरह से क्या होता है, किसी को रो में यानी एक पर्टिकुलर लाइन में जब हम अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं रो अरेंजमेंट। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो, ये क्वेश्चन बोला। अब क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि लड़का लोग एक साथ होने चाहिए, कि लड़की लोग एक साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मेरे लिए ये बॉयज एंड गर्ल्स आर लाइक 9 डिफरेंट स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। सिंस देयर इज नो कंडीशन वी कैन अरेंज 9 पीपल इन 9 फैक्टोरियल वेज, बात खत्म। क्योंकि ये सिर्फ 9 लोग हैं जिन्हें मैं जैसे मन वैसे खड़ा कर सकता हूँ, तो मैं इन्हें 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। कोई कंडीशन नहीं है कि बॉयज शुड बी टुगेदर, गर्ल्स शुड बी टुगेदर, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। फिर अब नेक्स्ट में देखो कंडीशन दिया है, सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब इस तरह से आपको अरेंज करना है कि लड़कियां टुगेदर नहीं होनी चाहिए। तो लड़कियां टुगेदर नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो हमारे पास 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 बॉयज को अरेंज करेंगे। तो 5 बॉयज को 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बॉयज को 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर दिए। तो यहाँ पर 5 4 3 2 1। अब गर्ल्स के लिए कितना स्पेस क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। गर्ल्स के लिए ये 6 स्पेस क्रिएट हुआ। इस 6 स्पेस में मुझे 4 लड़कियों को बैठाना है। तो अज्यूम करता हूं कि मैं यहाँ पर एक जन को बैठा दिया, यहाँ पर एक जन को, यहाँ पर एक जन को, यहाँ पर एक जन को। तो पॉसिबिलिटी यहाँ कोई भी 4 लड़की, यहाँ कोई भी 3, यहाँ कोई भी 2, यहाँ पर कोई भी। तो 5 बॉयज जो अरेंज हुए, वो लोग 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हुए, क्योंकि उनके पास 5 चेयर था और वहां 5 जन जाके बैठ गए। पर लड़कियां जब अरेंज हुई तो उनके लिए 6 चेयर था, 2 चेयर देखो खाली रह गया। अब क्वेश्चन आता है, सर यहाँ तो बॉयज भी नॉट टुगेदर हो गए। नहीं, बॉयज नॉट टुगेदर नहीं हुए, ये 2 और 1 जो है ना, ये जो 2 लड़के हैं, ये टुगेदर ही बैठे हैं क्या, तो बीच में कोई लड़की नहीं बैठी है। तो यहाँ पर जब कोई लड़की नहीं बैठी है तो ये तो बॉयज टुगेदर हो गया। कंडीशन था कि गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर, बॉयज टुगेदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गर्ल्स टुगेदर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 बॉयज के लिए 5 चेयर था, वो लोग 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो गए। लड़कियों के लिए क्या था, 6 चेयर था, तो 6, उनमें मैंने 4 लड़कियों को बैठाया, तो 6p4, ठीक है। तो अल्टीमेट आंसर क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4। 6p4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, शॉर्टकट सिखाया था वही चीज। तो अगर शॉर्टकट याद नहीं है तो फॉर्मूला लगा लेना जो हम लोग सबसे पहले सीखे थे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4 करेंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली बैठना है मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि लड़की लोग टुगेदर या लड़का लोग टुगेदर, इस बार बॉयज के बाद एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की ऐसे बैठाना है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास टोटल 9 जन है, तो 9 चेयर होगा मेरे पास, ठीक है। सपोज चेयर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेयर है। अब 5 लड़का और 4 लड़की है,
तो ऑब्वियसली 5 लड़का है तो सीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑड वाले चेयर 5 मिलेंगे मुझे, ठीक है, और इवन वाले चेयर 4 मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स मेरे को स्टार्टिंग लड़का से करना पड़ेगा क्योंकि 5 लड़का है। तो यहाँ पर आएगा बॉय, 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 तब बीच में गर्ल्स आ पाएंगे 4 लड़के। यानी 5 लड़के के लिए 5 चेयर हो गया, ठीक है, 5 लड़कों के लिए 5 चेयर हो गया और 4 लड़कियों के लिए 4 चेयर हो गया। तो सिंपल हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, काम खत्म। पर मान लो यहाँ पर अगर 5 लड़का और 5 लड़की होते तब क्या करते हैं? अगर 5 लड़का और 5 लड़की होते तो 10 चेयर बनता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेयर बनता। अब हम ऑड में किसको बैठाते, इवन में किसको बैठाते? क्योंकि अब इस बार 5 लड़का है 5 लड़की है, 10 चेयर है, तो ऑड में भी 5 चेयर है मेरे पास, इवन में भी 5 चेयर है मेरे पास। अब यहाँ पर झमेला का घर है, लड़का लोग बोलेगा हम ऑड में बैठेंगे, लड़की लोग इवन में बैठो, या लड़की लोग बोलेगी नहीं हम लोग ऑड में बैठेंगे तुम लोग इवन में बैठो, हो सकता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 5-5 चेयर तो है तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल तो होगा, पर ऑड इवन का चक्कर है इसलिए इंटू 2 भी करना पड़ेगा। ऊपर में इंटू 2 नहीं करना पड़ा क्योंकि वहां पर ऑप्शन ही नहीं था, लड़का लोग का मजबूरी था ऑड में ही बैठना होगा, लड़की लोग का मजबूरी था इवन में ही बैठना होगा। और यहाँ पर मजबूरी नहीं है, यहाँ पर लड़का लोग भी ऑड में बैठ सकता है, लड़की लोग भी ऑड में बैठ सकती है। तो यहाँ पर इसलिए 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी है काम करने का, इसलिए हम लोग इंटू 2 पे यहाँ पर इंटू 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। यहां पर बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ वॉवेल शुड बी सेम, यानी कंडीशन ऐसा है कि वॉवेल्स लोगों का ऑर्डर जो है, जैसे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर दिल्ली वर्ड में पहले ई आया है फिर आई आया है, तो उसी ऑर्डर में आना चाहिए। इट मीन्स आई विल ऑलवेज कम आफ्टर ई। तब कैसे करेंगे, पहले दिल्ली में देख लो कितने हैं, 5 फैक्टोरियल है, और कितने वॉवेल्स है, 2 वॉवेल है जिनका ऑर्डर सेम रखना है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे, सिंपल। जैसे अल्फाबेट का रिपीटेशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही लॉजिक लगेगा, जिन लोगों का ऑर्डर को सेम रखना है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ वर्ड है मल्टीपल, तो मल्टीपल में देखो बोल रहे हैं वॉवेल्स, इन दिस केस देयर आर 3 वॉवेल्स एंड एल इज रिपीटेड ट्वाइस, तो 3 वॉवेल है जिनका ऑर्डर को सेम रखना है और 2 ठो एल है, तो ऑब्वियसली रिपीटेशन है एल का तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 वॉवेल की वजह से, और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 एल की वजह से। अब यही वाला क्वेश्चन देखो कहानी बना के भी आ सकता है, तो यही क्वेश्चन अगर कहानी बना के आएगा तो कैसे आएगा, देयर आर 7 स्पीकर इन अ फंक्शन, find the number of ways of arranging the speaker such that A speaks before B and B speaks before C। यानी 7 स्पीकर हैं जिसमें से A हमेशा B के पहले बोलेगा और B हमेशा C के पहले बोलेगा, तो 7 में से मेरे को 3 जन को ऑर्डर को अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया, 7 जन है 7 फैक्टोरियल, 3 जन का ऑर्डर को मेरे को अरेंज करना है, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को अगर सेम रखना होगा तो क्या होगा। अभी तक क्या था, ऑर्डर ऑफ वॉवेल को सेम रख रहे थे, अब बोल रहे हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को सेम रखना। यानी जैसे एग्जांपल देखो दिल्ली है, तो दिल्ली में डी एल और एच ये 3 चेयर है, चेयर समझ लो, जिसमें कॉन्सोनेंट बैठे हैं, और ई और आई जो सेकंड नंबर चेयर है और 5th नंबर चेयर है इसमें वॉवेल बैठे। तो यहाँ पर एकदम सिंपल है, बोलने का मतलब है कि जो ऑड नंबर्स लोग जिस चेयर में बैठे हैं, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो ऑड वाले डिजिट जो सॉरी कॉन्सोनेंट वाले डिजिट है वो उसी चेयर में जाके बैठेंगे। यानी बोलने का मतलब, चलो कॉपी में मैं समझाता हूँ थोड़ा क्लियर होगा। जैसे DELHI, तो चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5, तो जो कॉन्सोनेंट है D, L और H, ये चेयर नंबर 1 में कॉन्सोनेंट है, चेयर नंबर 3 में कॉन्सोनेंट है, चेयर नंबर 4 में कॉन्सोनेंट है, और चेयर नंबर 2 में वॉवेल है, चेयर नंबर 5 में वॉवेल।
तो बोलने का मतलब है अगर कोई कॉन्सोनेंट इधर से उठ के कहीं और जाना चाहता है तो उसको चेयर 1 और चेयर 4 में ही जाना होगा। यानी कॉन्सोनेंट लोगों के लिए ये चेयर 1, 3 और 4 ही ये चेयर है, ये 3 चेयर है। जाना है तो इसी में अपने आप को अरेंज करो। और वॉवेल्स के लिए चेयर नंबर 2 और चेयर नंबर 5 वॉवेल्स के लिए है। तुम लोग को आपस में अगर चेंज करना है तो इन्हीं चेयर्स में चेंज करो। यानी कॉन्सोनेंट के लिए 3 फैक्टोरियल वेज में है चेंज करने के लिए, वॉवेल्स के लिए 2 फैक्टोरियल वे में है चेंज करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दिस। यानी अपने लोग को दिमाग में क्या रखना है, जितने कॉन्सोनेंट है उतना फैक्टोरियल, जितने वॉवेल है उतना फैक्टोरियल, बस सिंपल। मल्टीपल के केस में क्या है, 5 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल है, तो 5 कॉन्सोनेंट के लिए 5 फैक्टोरियल है, 3 वॉवेल के लिए 3 फैक्टोरियल है। अब क्योंकि एल जो है वो रिपीट हो जा रहा है इसलिए डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। ये टेलीफोन नंबर वाला जो समय ये बेसिकली आता नहीं है 11-12 में, एक बार फिर भी देख लेते हैं। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो टोटल अगर 7 डिजिट है, टोटल 0 से लेके 9 ले तो हम लोग के पास 10 डिजिट्स होता है। तो 10 टू द पावर 7 पॉसिबिलिटी है, और उसमें मेरे को जो डिजिट बनाना है वो 10p7 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 0 से कभी कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, तो 10 ऑप्शन, अगर 7 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो पहला में मेरे पास सिर्फ 9 पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो हम 7 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, समझ लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर। यहाँ तो 0 आएगा नहीं, तो यहाँ 9 पॉसिबिलिटी, और बाकी जगह 0 से लेके 9 कुछ भी आ सकता है। तो 10 10 रिपीटेशन अलाउड होता है फोन नंबर में 10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली 10p7 में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8p5, ये इस तरह से अरेंज होगा। इफ नंबर कांट स्टार्ट विद 0, अगर स्टार्ट विद 0, अगर स्टार्ट विद 0 हो सकता है तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर 0 से स्टार्ट नहीं होगा तो ये वाला पॉसिबिलिटी। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो ज्यादा माथा लगा के मतलब नहीं है। ठीक है ना, सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4। 1 2 3 4 के मदद से कितना 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, पहले वो बताओ। फिर जो जो 4 डिजिट नंबर बन सकता है उनको सबको जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 के मदद से हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या बन सकता है, एक बन सकता है 12, एक बन सकता है 21। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। तो वही चीज बोल रहा है, 1 2 3 4 के मदद से, 1 2 3 4 के मदद से पहले जितना 4 डिजिट नंबर बन सकता है सबको बनाओ। जैसे एक तो ये खुद हो गया, एक 2 1 3 4 हो गया, एक 4 3 2 3 1 2 4 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। फिर उन सबको प्लस करके उसको ऐड करके बताओ टोटल क्या होगा। तो इतना तो करना पॉसिबल नहीं है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग। सम ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट है उन सबको प्लस करो, तो 1 + 2 + 3 + 4 इंटू n-1 फैक्टोरियल, जितने नंबर्स हैं जितने डिजिट्स हैं उससे एक घटा के उसका फैक्टोरियल करो। तो यहाँ पर 4 है तो हम लोग 3 फैक्टोरियल कर दिए, इंटू 1 1 1 1, जितने डिजिट है उतना बार 1 लिखो। तो 4 डिजिट है तो हमने 4 बार 1 लिखा, 4 बार 1 लिखने का मतलब 1111। तो आंसर हो गया 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 1111। आंसर आ गया 6660। ठीक है, और वही अगर ऑप्शन में मेरे पास 0 1 2 3 4 होता तो हम पहले पांचों 5 लेके आंसर निकालते जैसे हम लोग यहाँ फॉर्मूला में लगाए हैं, और फिर 4 लेके आंसर निकालते जैसे यहाँ पर निकला है 6660, और दोनों को माइनस कर देते। अगर ऑप्शन में 0 होता तो ऐसा करते, पहले सम ऑफ 5 करते, फिर सम ऑफ 4 करते और दोनों को माइनस करते। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट परम्यूटेशन। अपने को परम्यूटेशन में इतना ही सीखना है। आई होप सबको बड़े आसानी से और इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में, हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है।